हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट्स। ये आपके एग्जामिनेशन के क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हमारा कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर का सेशन है। 7 नंबर के सेशन तक हमने काफ़ी सब्जेक्टिवली जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन के रिविजन करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा सेशन। टिल योर एग्जामिनेशन आपको सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करने। हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको ध्यान से सुनिए और इस सेशन को अच्छी तरीके से देखना होगा। ओके, इसके पहले भी अगर आपने सेशंस नहीं देखे होंगे जो भी मैंने आपको रिकमेंड करके रखे तो वो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। क्योंकि ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सीट्स ऑफ एनी ग्राफ विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ट्विग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है उन स्टूडेंट्स के नाम है SSW, फिजिक्स हिंद, सैयद रामीज, रवि शिंदे, दीक्षांत लवाले, शिवम वर्मा एंड सागर बगुल। शॉर्ट आउट गाइस, यू द टॉप 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका डिटेल आपको सोल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, सबसे पहले अभी हम लोग एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। इस महाट्रांस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना हो कि आपको नॉन टेक्निकल के लिए भी उतना इक्वली प्रिपेयर करना है और टेक्निकल को भी उतना इक्वली प्रिपेयर करना होगा। ओके, नॉन टेक्निकल के आपके सारे कोर्सेज अभी कंप्लीट हो चुके हैं। मराठी का सबसे पहले हुआ हमारा, देन क्वांट्स का और अभी रीजनिंग का भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसमें एक सेशन आना आपका बाकी है। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चंस हमने सेट करके रखे गाइस, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उसको मॉडरेट और हाई लेवल लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको 2022 के पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो IBPS पूछता है, ठीक है, 2 सालों में, इस साल में 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी अकॉर्डिंगली हमने वो डेवलप करके रखे थे। आप उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन किया है तो। ठीक है, आपको इस 80 क्वेश्चंस को आपको 40 मार्क्स के लिए काफ़ी कम समय में आपको सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल की स्टडीज जो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू से चल ही रही है। ओके, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। जो भी आपके टॉपिक्स हो गए, न्यू टॉपिक्स को टच करने से पहले आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स है उसी को रिविजन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन 16 को, ठीक है, स्केड्यूल कर दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी होगी। काफ़ी कम दिन बचे हैं, काफ़ी क्विकली रिविजन आपको करनी होगी। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते देखते। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? द पावर लॉस इन अ सेमीकंडक्टर ब्रेकर विथ रिस्पेक्ट टू द मैकेनिकल ब्रेकर। मैंने इसका चार्ट भी आपको उस दिन प्रोवाइड किया था। सेमीकंडक्टर ब्रेकर में जो पावर लॉस होता है इन कंपैरिजन टू द मैकेनिकल ब्रेकर, वो कितना होता है? वो होता है हमारा रिलेटिवली हाई। ठीक है, कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो मैकेनिकल ब्रेकर से ज़्यादा हमारे पास में सेमीकंडक्टर ब्रेकर में जो पावर लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैकेनिकल ब्रेकर एक साइड हमने देख के रखा है और एक साइड हमारे पास में सेमीकंडक्टर ब्रेकर। ठीक है, जो भी हम लोग स्विच गियर में ब्रेकर यूज़ करते हैं, एक तो मैकेनिकल हो सकते हैं या फिर वो सेमीकंडक्टर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्विचिंग मैकेनिज्म कौन सा रहेगा? मैकेनिकल में मेटालिक कॉन्टैक्ट रहेंगे। ठीक है, और उसके आर्क भी एक रिस्पॉन्सिबल है स्विचिंग करने के लिए। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पास में। ठीक है, एंड द सेमीकंडक्टर में PN जंक्शन। ओके, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना रहता है? माइक्रो ओम से लेके मिली ओम्स के बीच में, और हमारा जो सेमीकंडक्टर में रहता है फ्यू मिली ओम्स में हमारे पास इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रहता है। पावर लॉस हालांकि मैकेनिकल ब्रेकर में काफ़ी कम रहता है और यहाँ पे रिलेटिवली हाई रहता है। ओके, ध्यान में रखना होगा। वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल करंट पे लेस देन 10 मिली वोल्ट रहता है और 1 to 2 वोल्ट यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। गैल्वेनिक इंसुलेशन यहाँ पे आइसोलेशन रहता है, प्रेजेंट रहता है मैकेनिकल में, उस तरीके से सेमीकंडक्टर ब्रेकर में नहीं रहता है। ओके, आइसोलेशन कैपेबिलिटी हाई है, ठीक है, और यहाँ पे लिमिटेड है सेमीकंडक्टर में। इसी तरीके से जो बाकी आपके फंडामेंटल पॉइंट्स मैंने मेंशन करके रखे, जैसे सर्ज कैपेबिलिटीज हाई है, ठीक है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और ठीक है, सेमीकंडक्टर स्विच में, सेमीकंडक्टर ब्रेकिंग में हमारे पास में लिमिटेड रहती है, वो डिवाइस डिपेंडेंट रहता है। ओके, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्नबर सर्किट के वैरिस्टर के रिक्वायरमेंट हमारे पास रहते हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि मैं आपको जो पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल इसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा गाइस। ओके, ध्यान में रखना होगा। जो हमारे पास में पावर लॉस रहता है मैकेनिकल ब्रेकर में कम रहता है एज कम्पेयर टू द सेमीकंडक्टर ब्रेकर। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है, ध्यान में रखना होगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन HVDC सिस्टम द AC हार्मोनिक्स विच गेट्स इफेक्टिवली एलिमिनेटेड विद 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर्स आर। ठीक है, 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर में AC हार्मोनिक्स, ठीक है, वो इफेक्टिवली एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन से? ठीक है, हमारे पास में ट्रिप्लान लिखा है, ट्रिप्लान एंड 5th हार्मोनिक्स, ट्रिप्लान 5th एंड 7th हार्मोनिक। ठीक है, HVDC सिस्टम में जो हमारे पास में मेंशन किया गया है 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर। ओके,
तो वो जो है 5th और 7th हार्मोनिक को वो एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर रहता है वो कितना रहता है 6k + -1, ओके 6k + -1। तो जो हमारे पास में 6 पल्स एंड 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर्स जो रहते हैं उसमें जो इफेक्टिव हमारे पास में हार्मोनिक का रिडक्शन होता है वो रहते हैं हमारे पास में 5th एंड 7th। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक क्वेश्चन पूछा गया तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है गाइज। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 जनरेटर्स डिलीवरिंग अ टोटल लोड ऑफ 200 मेगावाट आर एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे क्या बताइए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 जनरेटर्स, ठीक है। तो एक है dF/dP1 = 2 + 0.01 P1 एंड dF/dP2 विच dF2/dP2 = 1.6 + 0.02 P2, ओके। तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ P1। अब देखिए P1 और P2 की वैल्यूज क्या होगी, हमें पूछा गया इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, ओके। अब देखिए हमें इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात पूछी गई, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन में हमारे पास में कंडीशन क्या होगी, dC1/dP1 = dC2/dP2, ओके। ये हो गया हमारे पास में इकोनॉमिक कॉस्ट कंडीशन, ओके, ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशन कंडीशन को। अब देखिए ये जो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि dF1/dP1 ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये होता है हमारे पास में इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट जिसको हम लोग ₹/MWh में उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका एक यूनिट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास में इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ अ पावर प्लांट, ओके। अभी हमारे पास में जो कंडीशन पूछी गई थी इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए, ये कंडीशन हमें देखना होगा dC1/dP1 = dC2/dP2, ओके। यहाँ से आप जो स्टार्टिंग में हमारे पास में क्वेश्चन बताया गया कि जो हमारे दोनों भी जनरेटर्स है वो डिलीवर कर रहे हैं लोड, ठीक है। दोनों भी जो जनरेटर है, ठीक है, वो डिलीवर कर रहे हैं लोड कितना टोटल, वो है हमारे पास में 200 मेगावाट का। दैट मीन्स हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, P1 + P2 = 200, ठीक है, 200, ओके। P1 और P2 का वैल्यू हमें निकालना है, उसी को हमें तो कैलकुलेट करना है। तो हमने इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है, उसको हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। P1 + P2 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट मीन्स ये दोनों भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके, इक्वेट करते हैं इस इक्वेशन में, ओके गाइस। ये एक यहाँ पे हमें काम में आने वाला है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। क्या कंडीशन होगा, 2 + 0.01, ठीक है, P1 = 1.6 + 0.02 P2, ओके। तो हम लोग इसको इक्वेट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 0.02 P2 - 0.01 P1 = ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 - 1.6, ठीक है। तो ये 0.4 हो जाएगा, ओके। इससे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे जो पॉइंट्स वैल्यू है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दोनों साइड को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमें सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। 2P2 - P1 = 40 हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे P1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। P1 को ही हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, P1 = 200 - P2, ओके। तो 200 - P2 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2P2 - ठीक है 200 - P2, ओके, विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। 3P2 विल बी इक्वल टू ये 200 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 200 + 40, ठीक है, 240 वैल्यू आ जाएगा। P2 का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 8 3 = 80, ओके। अब P2 का वैल्यू 80 आ गया हमारा, तो P1 का ऑब्वियस सी बात है हम लोग निकाल पाएंगे। P1 विल बी इक्वल टू, सिंपल है, ओके। P1 + P2 कितने हमारे पास में 200, P2 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 80, तो हम लोग 80 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 80 इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो P1 का वैल्यू सिंपल है 120 आ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ कौन से आ गए हमारे पास, P2 का जो वैल्यू है 80 है, P1 का वैल्यू है हमारे पास 120, ओके। तो ऑप्शन जो है हमारे पास में डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें जो कंडीशन थे इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना था, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये ए में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन, शॉर्ट सर्किटेड लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया। रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया, ठीक है। एक मान लो कि हमारे पास में एक लाइन है, आई विल ड्रॉ हियर, ठीक है।
ये लाइन है, और ये यहाँ पे हमारा हो गया लोड। ओके, तो ये पर्टिकुलर लाइन है हमारे पास में। ओके, यहाँ पे आता है हमारे पास में v। ओके, ये आता है हमारे पास में v डैश। ओके, और ये आता है हमारे पास में v डबल डैश। ओके, अब ये v1 क्या है, ये v क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये v है हमारे पास में इंसिडेंट वोल्टेज। इट इज अ इंसिडेंट वोल्टेज। ओके, v डैश क्या है हमारे पास में, व्हाट इज दिस v डैश, ये आता है हमारे पास में रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। इसका एरो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इट इज अ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। एंड दिस v डबल डैश इज व्हाट, ठीक है, v डबल डैश इज रिफ्रैक्टेड, या फिर हम लोग कह पाएंगे रिफ्रैक्टेड है गाइस, ठीक है, रिफ्रैक्टेड है, फिर हम लोग कह पाएंगे उसको ट्रांसमिटेड वोल्टेज। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन, शॉर्ट सर्किटेड लाइंस के लिए वहाँ पे पूछे गए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास में जो ZL का वैल्यू रहता है, दैट मीन्स जो लोड इंपेडेंस रहता है, ओके, ZL, ओके, जो रहता है हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड लाइन का, वो हम लोग कंसिडर करते हैं 0, ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए जो हमारे पास ZL का वैल्यू रहेगा 0, ZL क्या हमारे पास में लोड इंपेडेंस है, ओके, और ZS का भी वैल्यू आ जाता है, होता है हमारे पास सोर्स इंपेडेंस। ओके, तो हमें रिफ्लेक्शन की बात पूछी गई है, तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास v रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू v डैश अपॉन v। ओके, तो v रिफ्लेक्शन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, इसी को मैं एलाबोरेट करके लिख लेता हूँ, विच विल बी इक्वल्स टू ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS। ओके, तो हमारे पास में जो ZL का वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 है, ठीक है, तो 0 माइनस ZS अपॉन 0 प्लस ZS, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा -1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको ये जो था, ये था हमारे पास में v रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखने को, इट इज़ वेरी फंडामेंटल, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी बता देता हूँ, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं और नोट करके रखना है। ओके, अब देखिए v रिफ्रैक्शन अगर पूछा गया, आई चेंज द कलर वंस अगेन। ओके, अब देखिए ये v रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इफ यू हैव बीन आस्क्ड v रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 2ZL, ठीक है, अपॉन ZL प्लस ZS। ओके, ये एक ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, v रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया, ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है, आई अगेन चेंज द कलर। ओके, नाउ अगर आपको I रिफ्लेक्शन पूछा गया, ठीक है, I रिफ्लेक्शन पूछा गया, ठीक है, उसका वैल्यू कितना रहेगा हमारा 2ZS अपॉन ZS एंड ZL में ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज ZS, मैंने अभी आपको बताया था, ZS क्या होता है हमारे पास में सोर्स इंपेडेंस, नॉट अ सोर्स इंपेडेंस, इट इज अ सर्ज इंपेडेंस, ठीक है। अगर मैंने इसको सोर्स इंपेडेंस कहा होगा तो आप काइंडली प्लीज कंसिडर, ये होता है हमारा सर्ज इंपेडेंस। ओके, तो सर्ज इंपेडेंस 2ZS अपॉन, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये रिफ्लेक्शन की बात करें हम लोग, रिफ्लेक्शन के लिए होता है हमारा ऑप्शन ZS माइनस ZL अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे ZS पहले ZL बाद में, ठीक है, ZL प्लस ZS ये तो कॉमन है, ठीक है। इट इज जस्ट माइनस ऑफ v रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है, I रिफ्लेक्शन का वैल्यू जो है, ठीक है, IPS ने अगर ऐसा पूछ लिया तो I रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v रिफ्लेक्शन। ओके, और अभी अगर I रिफ्रैक्शन की वैल्यू पूछी गई, ठीक है, आई चेंज दिस, आई टेक दिस ब्लू कलर। ओके, I रिफ्रैक्शन की अगर वैल्यू पूछी गई, व्हाट इज, ये देखिए ये v रिफ्लेक्शन था, ठीक है, ये v रिफ्रैक्शन था, ये था I रिफ्लेक्शन और ये हमारा I रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो I रिफ्रैक्शन की अगर वैल्यू पूछी गई तो ये हो जाएगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ ZS, वन सेकेंड, ट्वाइस ऑफ ZS, ये वैल्यूज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ZS अपॉन ZL प्लस ZS,
ओके ये होता है हमारे पास में आई रिफ्लेक्शन गाइस, ठीक है। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वी रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी रिफ्लेक्शन, ओके। आई रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी रिफ्लेक्शन, ये ध्यान में रखना होगा। व्हाट इज जेड एस होता है हमारे पास में सर्ज इंपेडेंस, ठीक है। जेड एल क्या होता है हमारे पास में, इस शॉर्ट सर्किटेड लाइन में हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे, और वो होता है हमारे पास में लोड इंपेडेंस। तो ये सारे वैल्यूज आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। शॉर्ट सर्किटेड लाइन्स के लिए, ठीक है, और ओपन सर्किट लाइन के लिए, शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए और फ्लैट लाइन के लिए कितना वैल्यूज होते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ तक के तो हमने ये सारे वैल्यूज देख लिए, मैं आपको एक टेबल उसका बना के प्रोवाइड करा देता हूँ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया था, ठीक है। आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं जो है ना रिफ्रैक्शन की वैल्यू लिख लो, वी रिफ्रैक्शन एंड आई रिफ्रैक्शन, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमारे पास में, इस केस में हमारे पास जो रहेगा, यहां पे रहेगा हमारा वी रिफ्लेक्शन, ओके, और यहां पे रहेगा हमारा आई रिफ्लेक्शन, ओके। हमारे पास में ओपन सर्किट लाइंस के लिए जो ZL है, ठीक है, ओपन सर्किट के लिए हमारे पास में ZL का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा इनफाइनाइट, राइट। और हमारे पास में शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए जो रहेगा ZL का, वो अभी मैंने आपको बताया था 0, ओके। और अभी हमारे पास में जो फ्लैट लाइन के लिए, ठीक है, फ्लैट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है याद करिएगा, वो होती है हमारे पास में ZL इक्वल्स टू ZS, ओके, फ्लैट लाइन के लिए, राइट। अभी हमारे पास में ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। सबसे पहली बात, अगर आपको वी रिफ्रैक्शन पूछा गया ओपन सर्किट लाइंस के लिए तो वो हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और फ्लैट लाइन के लिए हमारे पास में वो हो जाएगा 1, ठीक है। अगर वी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में 1 ओपन सर्किटेड लाइंस के लिए, ठीक है। वी रिफ्लेक्शन शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए कितना -1 होता है, देखिए अब -1 हमारे पास ऑलरेडी आ गया, ठीक है, ओके। और हमारे पास में जो वी रिफ्लेक्शन रहता है फ्लैट लाइन के लिए वो रहता है हमारा 0, ठीक है। अब आई रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए तो वो होता है हमारे पास -1, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है, आप देख कॉन्ट्राडिक्ट दैट मीन्स ये इन्वर्स हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे पास में आई रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये मैंने आपको एक ये बताया था, इसका रिलेशन बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है, ओके। ये ध्यान में रखिए, आई रिफ्लेक्शन इज -1, ओके। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। उसी तरीके से आई रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आई रिफ्रैक्शन में यहाँ पर हमारे पास ओपन सर्किटेड लाइन के लिए जहाँ पे ZL हमारा इनफाइनाइट रहता है 0 हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ओके। और जो हमारा आई रिफ्रैक्शन रहेगा फ्लैट लाइन के लिए वो रहेगा 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए शॉर्टकट, ओके। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आया तो पूछा जा सकता है, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज द जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, ठीक है। ये जो सर्किट बता रहा है, ठीक है, ये जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट कौन से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का बता रहा है, डेल्टा डेल्टा बैंक, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार या फिर स्टार स्टार, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक स्विच रहता है, ये हो गया हमारा Z0, ओके। फिर से हमारे पास में यहाँ पे स्विच रहता है और इधर हमारे पास में 2 स्विचेस रहते हैं, ओके। ये होता है हमारे पास में प्राइमरी एंड इट इज सेकेंडरी, ओके। देखिए ये जो है हमारे पास में Z0, ये है हमारे पास में जीरो सीक्वेंस इंपोर्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ओके। तो यहाँ पे 2 सीरीज, ठीक है, 2 सीरीज और 2 शंट स्विचेस रहते हैं, दीज आर शंट स्विचेस, ठीक है, एंड दीज आर द सीरीज स्विचेस, ओके। अब देखिए ये सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा सीरीज स्विच जो है पर्टिकुलर साइड का वो अगर क्लोज है, ठीक है, सीरीज स्विच जो है मान लो एक पर्टिकुलर साइड का वो क्लोज है, ठीक है, वो कब रहेगा अगर वो स्टार ग्राउंडेड है तो, ठीक है। अगर शंट स्विच को हमारा क्लोज है, ठीक है, तो हम लोग कह पाएंगे कि उसको डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, बाकी टाइम वो ओपन रहते हैं, ओके गाइस। अभी मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे शंट जो स्विचेस है ये क्लोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे शंट स्विचेस क्लोज दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स दोनों भी साइड कौन सी हो जाएंगे, डेल्टा डेल्टा बैंक, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे दोनों भी शंट स्विचेस जो है हमारे पास क्लोज है, ठीक है, आप देख सकते हो बोथ स्विचेस, अगर हम अपने स्विचेस अगर बनाए रहते हैं यहाँ पे इस तरीके से बोथ आर क्लोज, तो ये हमारे डेल्टा डेल्टा बैंक हो जाएंगे, ओके। इसी के साथ कुछ रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है
अगर हमारे उसमें स्टार आता है इस तरीके से नेटवर्क, ठीक है, विदाउट एनी ग्राउंडिंग एंड विदाउट एनी फर्दर, तो हमारे पास में इस तरीके से इसका सर्किटरी बन, इसका जो हमारा रेफरेंस ये डायग्राम बनता है इसका, विच इज़ ऑफ सीक्वेंस इंपेडेंस, ठीक है, ये होता है हमारा इस तरीके से। अगर हमारे पास में यहाँ पे ग्राउंडिंग आ गया, ठीक है, तो वो ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक एंड से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में अगर हमारे पास में यहाँ पे रिएक्टर आ गया, जैसे हमने नॉर्मली ग्राउंड करके रखा है अभी, अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्टर आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में अगर ये देखिए पर्टिकुलर ये वैल्यू z है और ये भी हमारा z है, ठीक है, और ये होता है हमारा zn, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनता है, ठीक है, इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा z और ये हो जाएगा हमारा 3zn। ध्यान में रखिएगा 3zn को भूलना नहीं है, एग्जामिनेशन में इस तरीके से हमें छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। ओके, और हमें लगता है कि हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है, ठीक है, zn भी वैल्यू रहती है और 3zn भी रहती है, तो यहाँ पे 3zn हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे z और यहाँ हो जाएगा हमारा 3zn। नेक्स्ट हमारे पास में जो कंडीशन है कि अगर हमारे पास में डेल्टा नेटवर्क है, ठीक है, जो चारों भी मैं आपको हर एक कंडीशंस बता दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको रिलेवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता है। अगर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है लाइक दिस, ठीक है, तो एक सारे इम्पिडेंसेस है हमारे पास में z, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, लाइक दिस, ध्यान में रखना होगा। तो ये था हमारा कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने आपको जो रेफरेंस स्विचेस बताए थे कि शंट स्विचेस क्लोज होने के बाद में डेल्टा होता है, स्टार अगर सीरीज़ है तो हमारा स्टार बनता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। कौन से साइड का भी होता है, अगर देखिए यहाँ पे ओपन रहता तो हम लोग इसको ओपन करके रख सकते थे। ओके, अगर ये दोनों भी क्लोज है, ठीक है, दैट मीन्स बोथ आर द डेल्टा बैंक, ठीक है। आई होप आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। शीट्स आर यूज्ड इन अ केबल टू, ठीक है, शीट्स का जो प्रोवाइडिंग रहता है, ठीक है, शीट्स किस किस के बीच में रहता है, बिटवीन इंसुलेशन एंड बेडिंग के बीच में रहता है। इलेक्ट्रिकल केबल्स का जो हमने सेशन प्रोवाइड किया था उसको डेफिनेटली जाके देखना होगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है। शीट कौन से दो लेयर्स के बीच में रहते हैं, बिटवीन इंसुलेशन एंड बेडिंग। आपको बेडिंग कहाँ पे रहता है, बिटवीन शीट्स एंड आर्मरिंग। मैंने काफ़ी बार इसको रिकॉल करा, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, इस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहता है हमारे पास में आउटर सर्विंग हमारी। ओके, तो हमारे पास में शीट्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर का जो इंसर्शन होता है उसके अंदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसका शीट्स का इस्तेमाल करते हैं केबल के अंदर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज फॉर हाइड्रोजनरेटर। हाइड्रोजनरेटर के वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो डीसी एक्साइटेशन हमारे पास में लगता है रिक्वायर, ठीक है, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितना रहता है, नॉमिनल वोल्टेज कितना रहता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हमें लगता है और हम लोग कुछ भी इसमें क्वेश्चन मार्क करके आ जाते हैं, आंसर मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल करना नहीं, हालांकि ध्यान में रखना होगा। हाइड्रोजनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू जो है एक्साइटेशन वोल्टेज का, डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज का, ठीक है, वो रहता है हमारे पास में 100 वोल्ट। इस चार्ट के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, टर्बो जनरेटर और हाइड्रो जनरेटर का जो हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। डीसी एक्साइटेशन नॉमिनल वोल्टेज जो है, ठीक है, डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज जो रहता है बिटवीन 100 वोल्ट टू 800 वोल्ट फॉर टर्बो जनरेटर, एज वेल एज हाइड्रो जनरेटर के लिए 100 टू लेके 400 के बीच में वैल्यू उसका रेंज करता है, ठीक है। बट नॉमिनल वैल्यू अगर आपको पूछेगा तो यहाँ पे 425 वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा, और नॉमिनल वैल्यू आपको हाइड्रो जनरेटर की पूछी गई तो होता है 100 वोल्ट, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा गया। अब पावर रेटिंग क्या होता है इसका टर्बो जनरेटर का, बिटवीन 60 मेगावाट टू 1000 मेगावाट, एंड हाइड्रो जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं इट रेंजेस फ्रॉम 5 मेगावाट टू 150 मेगावाट। ओके, तो ये पावर रेटिंग आपको ध्यान में रखना होगा। इसका वोल्टेज लेवल एज वेल एज कूलिंग सिस्टम। रोटर कौन सा रहता है, टर्बो जनरेटर का, ये सिलेंड्रिकल रहता है, सॉलिड टाइप, और इसमें साइलेंट पोल लैमिनेटेड टाइप्स हम लोग रहते हैं। स्पीड इसका ध्यान में रखना होगा, सबसे हाईएस्ट स्पीड रहता है हमारे उसमें टर्बो जनरेटर, एज वेल एज हाइड्रो जनरेटर में लोअर स्पीड में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जो हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है NS = 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय P। इसी के साथ अगर हमारा स्पीड ज़्यादा है तो हमारा नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास में कम रहते टर्बो जनरेटर्स में। इन केस ऑफ हाइड्रो जनरेटर हमारी स्पीड लो होने के कारण हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है यहाँ पे टर्बो जनरेटर के लिए, और हाइड्रो जनरेटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ईजी पॉइंट लग रहे हो कि अब ईजी अभी आपको ये सॉल्व करते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में इसी तरीके से जो IBPS क्वेश्चन फ्रेम करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट, इसके कॉम्बिनेशन बनाते हो आपको काफ़ी सारे डिफिकल्ट फेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है एक्साइटेशन सिस्टम का वो 0.5 मिलीसेकंड्स रहता है, और इसका काफ़ी हाई रहता है। शॉर्ट सर्किट रेशियो भी आपको ध्यान में रखना होगा, 0.6 से
0.9 रहता है टर्बो जनरेटर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन ये बनता है एग्जामिनेशन में। छोटी छोटी वैल्यूज रहती है लेकिन इससे हम लोग 2 मार्क्स को गवा देते हैं, ठीक है। और इसका रहता है 0.9 से लेकर 1.5 के बीच में। वेरी यूजफुल चार्ट आई हैव गिवन फॉर यू, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है पूछा गया। इट इज बिटवीन 10 किलोहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको वैल्यूज बिल्कुल भी भूलना नहीं है। विन ब्रिज ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है ये आपको ध्यान में रखना होगा। एज वेल एज आपको इसके जो डायग्राम्स रहती है, ठीक है, इसके जो फिगर्स रहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, समझ के जाना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहती है, क्योंकि वो आपको एज इट इज दे देते हैं और हमें पूछा जाता है कि हमें कौन सा ऑसिलेटर है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करके चलेगा और वो आपको बिल्कुल रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। अब ये देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको आईबीपीएस फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक है। मैंने उसी तरीके से आपके लिए पर्सनली इसको फ्रेम करके बनाया। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है यूज़ कर सकते हैं हम लोग अल्टरनेटर के लिए, बस बार के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए और लार्ज इंडक्शन मोटर चारों के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जो हम लोग लगाते हैं जैसे अल्टरनेटर के ऊपर, बस बार, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन या फिर लार्ज इंडक्शन मोटर्स के ऊपर, उसमें हम लोग ओवर करंट जो है ट्रांसमिशन लाइन और इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल हम लोग अल्टरनेटर और ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। सॉरी, डायरेक्शनल जो है हमारे पास में अल्टरनेटर और ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल अल्टरनेटर, बस बार, ट्रांसफार्मर, ठीक है, और लार्ज इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग अल्टरनेटर प्लस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मस्ट स्पाइस प्रोटेक्शन भी है, आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी आपको पढ़ के जाना होगा। इस टेबल से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए ये आसानी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ओके, देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्पार्किंग एट द ब्रशेज ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ड्यू टू, ठीक है। डीसी जनरेटर में जो स्पार्किंग होता है वो किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक है। इट इज़ नॉट ड्यू टू लाइट लोड, नॉट ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रशेज, नॉट ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज। काफ़ी ध्यान में रखने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आर्मेचर रिएक्शन ये आप मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अभी आपको पता है हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर हमने 3 कोर्सेस लॉन्च किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज रिस्पांस, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अर्ली इसको ज्वाइन करके अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया फ्रॉम द 5th मई, क्योंकि 5th मई से ही हमारा जो मराठी का कोर्स है वो शुरू हो चुका था, उसको हमने कंप्लीट किया। देन कॉन्स को हमने कंप्लीट किया और हाल ही में रीजनिंग का जो कोर्स है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नॉट नेसेसरी, देखिए गाइस, अभी आपको एक चीज़ बता दूँ, 80 क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। क्या आपको पता है कि एक क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? हमने इसमें इतना मेहनत से जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेमअप करके बनाया, जो आपको आज नहीं लेकिन आने वाले 1 साल तक भी आपको काम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर का है। जैसे मराठी का हो जाएगा, अगर आप एमपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं तो वो वहाँ पे भी आपको काम में आएगा। कॉन्ट्स तो ऐसा है कि जो स्टैटिक है आपको हर एक एग्जामिनेशन में काम में आया था, उसमें भी ई बुक्स के साथ में 250 क्वेश्चन गाइस, ठीक है, 250 प्लस क्वेश्चन विद प्रैक्टिस एंड विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो आईबीपीएस पैटर्न है पूछता है, ठीक है, जिसमें बोर्ड सेंसिटिव में काफ़ी एनिमेटेड वे से हमने पढ़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पता होने के लिए ढूंढने की कहीं पे भी जरूरत नहीं। हर एक कोर्स जो है काफ़ी नॉमिनल प्राइस में आपके लिए हमने मेंशन करके रखा है, ठीक है, प्रोवाइड करके रखा है सिर्फ 99 रुपीज़ में। ओके, उसी तरीके से रीजनिंग को भी आप ज्वाइन कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसी के अंदर 21 लेक्चर्स का है हमारा कंप्लीट जो कोर्सेज है। और देखिए, सारे कोर्सेज के जो सेशंस है अपलोड हो चुके हैं, उसको आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मराठी का कंप्लीटेड है, ठीक है, कॉन्ट्स का भी कंप्लीट हो चुका है विद ई बुक्स, ठीक है, और रीजनिंग का भी हाल ही में रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने इसमें पजल्स, ठीक है, सॉल्विंग टेक्निक जो होती है हमारे पास में, अब ब्लड रिलेशंस के जो टॉपिक होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग जो रहती है जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स है गाइस, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये तीनों, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आपको, तीनों भी कोर्सेज, तीनों भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएगा। मराठी का तो काफ़ी फिनोमिनल हमने उसके अंदर जो सारी चीज़ें आपको मेंशन किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है गाइस। ज्वाइन करना होगा हमारे कोचिफाई चैनल का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको। आप इस नॉन टेक्निकल सेक्शन को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने गाइस, जितना आप इसमें अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ मार्क्स गेन करोगे ना गाइस, उतना ही आपको आपके सिलेक्शन के लिए मदद मिलेगी। क्योंकि हम लोग कंप्लीटली उस 50 क्वेश्चंस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन किस तरीके से, चाहे आप कितना भी चीज़ें टेक्निकल में पढ़ के क्यों ना जाओ। इसलिए मैं आपको बता दूँ, इस 50 क्वेश्चंस के साथ में आपको 80 क्वेश्चंस को आप डील कर लेते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुकता। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हम लोग
टाइम टू टाइम आपको मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऊपर जो एस्पिरेंट्स बीएमसी जेईई और एससी के लिए प्रिपेयर करें, इसका हमने कंबाइन कोर्स, हालांकि जेईई के नाम से हमने मेंशन किया था, लेकिन इसके अंदर हम लोग 3 जो टॉपिक्स है उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, सो दैट आपका कंप्लीट एससी और जेईई का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके महाट्रांसफर के लिए भी हेल्प करेगा और आपके बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प करेगा। सिर्फ 399 में आपको काफ़ी जो 25 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स है विद ई बुक्स एंड लेक्चर्स, ये आपके कवरअप हो जाएगा, हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, इसमें भी आपके 650 प्लस क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे गाइस। पाँचों के पाँचों मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वन शॉट जाके देख सकते हो। हर एक सेशन में, हर एक मॉक टेस्ट में 130 क्वेश्चन है, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 650 क्वेश्चन की आप ये भी प्रैक्टिस कर लेते हो। आज से अगर आप रन लेते हो तो आप नॉन टेक्निकल को भी प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, उन सेशंस को देख के। और आपके जो मॉक टेस्ट है, इन मॉक टेस्ट को भी हर दिन एक मॉक टेस्ट दीजिएगा, हर दिन एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। 2 अटेम्प्ट मैंने आपके लिए करके रखे, उन 2 अटेम्प्ट्स में आपको किस तरीके से स्कोर बनता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये मॉक टेस्ट भी आप जाके दीजिएगा। 89 रुपीज़ में आपको कंप्लीटली मॉक टेस्ट अवेलेबल, पाँचों के पाँचों मॉक टेस्ट, ओके। यहाँ पे मॉक टेस्ट 3 अवेलेबल लिखा है, लेकिन पाँचों मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, ओके। दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके आने वाले प्रिपरेशन के लिए, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन अ फुल लोड हैज एन इम्पिडेंस ड्रॉप ऑफ 20 वोल्ट, ओके। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड में इम्पिडेंस ड्रॉप कितना है 20 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस ड्रॉप है 10 वोल्ट का। तो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट अ 0 वोल्टेज रेगुलेशन विल बी व्हाट, ठीक है। 0 वोल्टेज रेगुलेशन में हमें वैल्यू पूछेगी पावर फैक्टर पे। आपको ध्यान में रखना होगा 0 वोल्टेज रेगुलेशन में कंडीशन क्या बनती है, E2 इज इक्वल टू क्या होता है V2, ओके। अब देखिए E2 क्या होता है हमारे पास में, ये होता है फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। और V2 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, राइट। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग E2 V2 में हमारा जो ये रहेगा एक्सप्रेशन किस तरीके से रहेगा, IR cos ऑफ फाई विल बी इक्वल टू IX साइन ऑफ फाई, ओके। तो जो इम्पिडेंस ड्रॉप है, ठीक है, VZ, वो कितना हमारे पास में 20 वोल्ट है, ओके। और हमारे पास में जो रेजिस्टेंस ड्रॉप है, ठीक है, ओके, वो IR जो हम लोग लिखते हैं VR, वो है हमारे पास में 10 वोल्ट, ठीक है। VZ और VR का वैल्यू हमें पता है, तो VX का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। VX विल बी व्हाट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ VZ स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 300, ओके। तो देखिए 0 वोल्ट रेगुलेशन के वक्त, ठीक है, जो हमने कंडीशन बताई IR cos फाई इज इक्वल टू IX साइन फाई, ये हमारा कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो IR और इसको हम लोग VX भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग VX भी लिख सकते हैं और हम लोग यहाँ पे VR भी लिख सकते हैं, ओके। या फिर हम लोग कह पाएंगे कि tan फाई विल बी इक्वल टू VR बाय VX, डायरेक्टली शॉर्टकट, ठीक है। तो IR का वैल्यू है हमारा 10, VR का वैल्यू है हमारा 10 और VX का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 300, ओके, विच विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, ओके, 1 बाय अंडर रूट 3। तो जो फाई का वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा हमारा 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ओके। जिसके कारण हमारा cos फाई जो रहेगा वो 0.866 रीडिंग आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू द सिंक्रोनस मोटर यूज्ड फॉर मैकेनिकल लोड। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की बात करें कंपैरिजन विद सिंक्रोनस मोटर, जो हम लोग मैकेनिकल लोड के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है, उसका जो शाफ्ट रहता है काफ़ी स्मॉल रहता है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी हमारी हायर रहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर जेफेट इज नॉट एप्लीकेबल। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए इसमें से क्या चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एनहांसमेंट की ज़रूरत होती है क्या, नहीं, एनहांसमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए हमारा एनहांसमेंट मोड एंड चैनल ये एप्लीकेबल नहीं है उसमें, ओके। यहाँ पे जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट रहती है चैनल, ठीक है, इसलिए हमारे पास में एनहांसमेंट मोड यहाँ पे रिक्वायर्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्लक्स मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, ठीक है, फ्लक्स मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है क्या, नहीं, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है हमारा फ्लक्स मीटर, ठीक है। ये फ्लक्स मीटर जो है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जिसमें काफ़ी स्मॉल कंट्रोलिंग टॉर्क और काफ़ी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हमारे पास प्रोवाइड किया था, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है नहीं, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कोई भी स्प्रिंग हमारे पास यूज़ नहीं किए जाते हैं फ्लक्स मीटर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास में मेगर है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, शेयरिंग ब्रिज है, डिजिटल काउंटर कोड्स है। हमें इसका मैच द पेयर करना है। मेगर काफ़ी सिंपल से आपको पता होगा, मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू किस में रहता है गाइस, मेगा ओम्स में। ओके, तो ये फर्स्ट का 3 हो जाएगा। स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है वो हम लोग हार्मोनिक्स का मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। शेयरिंग ब्रिज जो है ये आपको पता ही होगा, ये हम लोग मेजरमेंट ऑफ लॉस एंगल इन अ डायलेक्ट्रिक, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और डिजिटल काउंटर कोड जो है हम लोग मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the sag for a span of 200 meter if the ultimate tensile strength of a conductor is 600 kilogram, allowing a factor of safety which is 2. The weight of the conductor is 900 किलोग्राम पर किलोमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैग। सैग का फुल फॉर्म क्या होता है, सैग का फॉर्मूला क्या होता है, सैग विल बी इक्वल्स टू WL² / 8T। ओके, अब देखिए कुछ कुछ जो देखिए कैल्सी तो अलाउड नहीं रहता है आपको एग्जामिनेशन में, बट कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको इजीली करते आने चाहिए और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं करना है। इसलिए मैं आपको कल एक सेशन जो आपको मैंने मेंशन किया था कि कैलकुलेशन की स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है करके। ओके, इस वैल्यूज में हम लोग, इस फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते गाइस। ओके, हमारे पास में जो वेट ऑफ द कंडक्टर है वो 900 किलोग्राम पर किलोमीटर है। ठीक है, तो 900 किलोग्राम पर मीटर हमारा कितना वैल्यू जाएगा हमारे पास 0.9, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा लेंथ से। ठीक है, लेंथ कितना हमारे पास में इसका 200 मीटर्स का। ठीक है, तो उसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में टी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो वर्किंग टेंशन रहता है, टी इज व्हाट, इट इज़ अ वर्किंग टेंशन, इट इज़ अ वर्किंग टेंशन एंड इट इज इक्वल्स टू, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। ओके, इसीलिए हमारे पास में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताई गई थी जो थी हमारे 6000 किलोग्राम। इसी को टी कंसिडर करके मत चलिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास में 6000 है एंड सेफ्टी फैक्टर कितने हमारे पास में, वो है हमारे पास 2, डिवाइड बाय 2 करें तो वर्किंग टेंशन टी का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा हमारा 3000 किलोग्राम। ओके, ये हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ओके, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, वर्किंग टेंशन रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारे पास 3000 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो बनेगा 1.5 मीटर का। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से अब देखिए इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ठीक है, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये जो डुएबल रहता है कैलकुलेशन उसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें फंडामेंटल आपके क्लियर अप हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हैज अ इनपुट ABC, इट्स के मैप इज गिवन बिलो। डायरेक्टली के मैप हमारे पास बताया गया, तो आउटपुट क्या रहेगा इस सर्किट का, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल 3 वेरिएबल हमारे पास में के मैप बताया गया। ठीक है, हम लोग किस तरीके से लिखते हैं 0 0 0 1, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 0, देन होता है हमारे पास में 1 1। ठीक है, ये सी हमने यहाँ पे लिख लिया 0 और 1। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास में जहाँ 1 है, ठीक है, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं गाइस। ये किस तरीके से हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सी के बाद में यहाँ पे 1 है। ठीक है, डेट मीन्स ये हाई है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डायरेक्टली कंसिडर करना पड़ेगा सी। ठीक है, यहाँ पे जो है ए बार बी बार हो जाएगा हमारा, ए बार बी बार प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 है तो सी बार हमारा कंसिडर करेंगे हम लोग, सी बार यहाँ पे ए बार रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली ए है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारे पास में लेटर वो बी है। ठीक है, ए बार बी 1 है हमारे पास, तो हम लोग इसको बी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एडिशनल करेंगे प्लस और सी ए बी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में दोनों भी 1 1 है और यहाँ पे सी भी हमारे पास 1 है। ओके, इस केस में आपको आई गेस आपको ये जो के मैप है वो सॉल्व कैसे करना है, आपको इसके बेसिक फंडामेंटल का अंडरस्टैंडिंग होंगे। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए मुझे सेशन लेना पड़ेगा गाइस डिफरेंटली। ठीक है, तो सी बार, ठीक है, यहाँ पे ए बी बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, पास 1 0 है, तो हमारे पास में ए और बी को लिखे 1, और यहाँ पे बी है तो हमारे पास में बी बार है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इससे क्या करेंगे कि जो सी बार है ये हम लोग सेपरेट आउट कर देते हैं, सी और सी बार। ठीक है, सी हमने कैलकुलेट यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सी बार। ठीक है,
ओके। सी बार हम लोग कॉमन निकाल लेते, ये टर्म से, ठीक है, सी बार यहाँ से और सी बार हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते। मैं आपको इसका किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको दे दो। सी बार हमने निकाले ए बार बी प्लस ये हो जाएगा हमारा ए बी बार प्लस सी यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, ए बार बी बार, ये हो गया हमारा इस टर्म से निकाला हुआ कॉमन, देन एडिशन ऑफ दिस ए बी। अब आपको इसको कुछ इसमें फंडामेंटल जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए होता क्या है, कभी भी हमारे पास में XOR का जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए XOR बी, ठीक है। इसका जो मतलब क्या रहता है, इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ए एंडेड विथ बी बार प्लस, ठीक है, ए बार एंडेड विथ बी, ओके। ये होता है हमारे इसका आउटपुट एक्सप्रेशन। उसी तरीके से हमारे पास में XNOR का ए XNOR बी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ए बार एंडेड विथ बी बार ऑर्ड विथ ए एंडेड विथ बी, ये होता है हमारे पास में XNOR। या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एंडेड विथ ए XOR बी और इसके ऊपर बार इसे साइन लगा सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग होते हैं। यही हम लोग यहाँ पे अप्रोच लगाना है, काफ़ी सिंपल से होता है, लेकिन आपको अगर फंडामेंटल्स का अप्रोच अगर समझ में आ जाता है तो आपको बाकी किसमें दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर हियरिंग एनी बैकग्राउंड नॉइसेस, आई सिंसियरली अपोलॉजिज फॉर द सेम गाइस, ठीक है। अगर वो कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस सुनाई दे रहे होंगे तो ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको एक काम कर लेते हैं कि इसको ए कंसिडर कर ले, इसको हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए कंसिडर करते हैं और इसको बी कंसिडर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग कंप्लीटली बी कंसिडर कर लेते हैं। इस टर्म को देखिए मैं आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था ए बार एंडेड विथ बी प्लस, ठीक है, ए एंडेड विथ बी बार, ओके। ये होता है हमारे पास में XOR का, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ये सी बार, अगर इसको हम लोग एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, ए बार ए XOR विथ बी, ये तो हमारा टर्म फाइनलाइज आ गया, ओके। अब देखिए गाइस प्लस सी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, ए, ठीक है, XNOR, ठीक है, ए XNOR बी, ओके। अभी हमें इसको लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम लोग ए XOR बी इसके ऊपर देके बार लिख सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लें, ठीक है, ए XOR बी इसके ऊपर बार। अब देखिए जो टर्म बन जाएगी हमारे, ये इसके साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ए बार, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ओके, ये हो गया हमारा सी, दैट मीन्स ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी बार। और ये एक्सप्रेशन कौन सा था, ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ ए XOR बी XOR सी, ठीक है। तो ए के जगह हम लोग क्या पे लिख लेंगे, सी, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं ए XOR विथ बी XOR विथ सी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, लेकिन इसका फंडामेंटल आपको पता होना जरूरी है, XOR और XNOR किसे कहते हैं करके, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में पता करना है, वो होता है हमारा ड्यूअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। जो ड्यूअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल का हमारा कन्वर्टर रहता है वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्किंग कॉन्टैक्ट इन अ सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ, ठीक है। जो आर्किंग कॉन्टैक्ट रहते हैं सर्किट ब्रेकर में वो किसके बने रहते हैं, वो हमारे कॉपर टंगस्टन अलॉय के बने रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज द लॉजिक फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास में लॉजिक फंक्शन बताया गया है। अब देखिए ये जो लॉजिक फंक्शन है अभी मैंने आपको बताया, ये किसका लॉजिक फंक्शन है गाइस, ठीक है। ये हमारे पास में XOR गेट का, XOR गेट का। ये अगर आपको इसका सिंप्लीफाइड बोलेंगे एक्सप्रेशन पता होगा कि किसका ये एक्सप्रेशन रहता है, ये होता है हमारे पास में XOR गेट का। तो इसको रियलाइज करने के लिए हमारे पास में 4 मिनिमम NAND गेट की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक शॉर्टकट दे रहा हूँ, इसके साथ आपके मल्टीपल क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ, देखिए NAND और NOR आपको पता है कि यूनिवर्सल गेट है करके हमारे, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जो NOR और NAND गेट की रिक्वायरमेंट रहती है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट NOT, AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR, half adder, half subtractor, full adder and full subtractor.
ये यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट गेट को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ नॉट गेट की रिक्वायरमेंट रहती है, वो है 1, नैंड की 1, ठीक है। एंड के लिए हमारे पास में 3, उस तरीके से 2। इस तरीके से आपको कंप्लीट टेबल ध्यान में रखना होगा। आपको जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक टेबल के अंदर हो जाएगा। जैसे हाफ एडर हो गया, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ नॉर गेट और नैंड गेट की रिक्वायरमेंट रहती है, इस टेबल के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हो। एक सिंपलीफाइड शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है, जिससे आपको रिविजन में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 4 हमारे पास में नैंड गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी इस फंक्शन को रियलाइज करते हैं। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको पता है कि ये XOR गेट का फंक्शन है, अच्छी तरीके से हमारे पास में अगर ऐसा रहता है लाइक A बार एंडेड विद B बार ऑर्ड विद A B, ठीक है, ये होता है हमारा XNOR का, ठीक है। XNOR के लिए कितनी हमारे पास में रिक्वायर्ड रहती है, मिनिमम नैंड गेट की रिक्वायरमेंट वो रहती है हमारे पास 5, ठीक है। अभी हमारे पास में XOR का पूछा गया था तो होती है हमारे पास में 4, ये ध्यान में रखना होगा। और NOR का उल्टा हो जाता है, उस तरीके से ये टेबल को आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। Option C will be the correct answer in this case. Next question is, in a 3-stack 12/8 pole variable reluctance motor, the rotor pole pitch is what, ठीक है। rotor pole pitch हमें पूछी गई, pole pitch कितना होता है हमारे पास में, it is equals to 360 डिग्री डिवाइड बाय n, ओके। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में स्टेप एंगल का भी हमें पूछा गया था वैल्यू काफ़ी कबार, ठीक है। स्टेप एंगल विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय m इंटू कैपिटल N, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटर पोल्स कितने हमारे पास में 8, ओके। तो पोल पिच कितना हो जाएगा हमारे पास में 360 डिवाइड बाय 8 विच विल इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन महाट्रांस को। आज का सेशन कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा गाइस। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफी सिंपल है, टॉर्क एंगल डेल इज द एंगल बिटवीन डैश, ठीक है। ये एंगल किसके किसके बीच का है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आपको हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल को बिल्कुल भी भूल के भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। उसकी कूपन कोड भी मैंने आपको मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। दोनों ही एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे।